नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी स्वास्थ्य में गड़बड़ी के नाते बीच में क्लास रोकनी पड़ी थी। अब फिर से शुरू हो रहा है। तो बेटा, पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सीरीज बेसिक हिस्ट्री के नाम से कंप्लीट किया था। आज हम नई सीरीज शुरू करने चल रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक के तहत हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग का वानर से मानव के रूप में विकास हुआ और आज तक की कैसे हम लोगों ने जर्नी तय किया। तो आइए सीधे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस टॉपिक के तहत हम लोग को किन किन मुद्दों पर चर्चा करना है। तो बेटा, टॉपिक नंबर 2 है प्रागैतिहासिक काल, या इसी को क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसी को पाषाण काल, स्टोन एज भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि कितने पॉइंट्स पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग जो लेंगे वो कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन, परिचय। इसमें बेटा हम लोग देखेंगे कि इसे या इस काल को पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग का जो होगा वो कौन सा होगा, मानव जीवन उत्पत्ति एवं विकास, ह्यूमन लाइफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका मानव का कैसे, कहां और कब उदय हुआ, जन्म हुआ। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं, अगर इसको हम समझ लें तो यह टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार लगेगा कि कोई भी इस टॉपिक का मुद्दा ऐसा होएगा ही नहीं कि जो हमें समझ में ना आए। अगला मुद्दा हम लोग का कौन सा होगा कि मानव या जीव की उत्पत्ति को समझने के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति का आंशिक अध्ययन। तो बेटा, पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब तो आप भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये टॉपिक समझ में आए, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अर्थात बेटा, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि वह पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, वो पृथ्वी किसका हिस्सा था, सूर्य का। तो जब ये सूर्य का हिस्सा रहा होगा तो सूर्य के जैसा रहा होगा। अर्थात इसके तहत हम लोग ये देखेंगे कैसे आग का गोला, कैसे आग का गोला आवासीय गृह
में तब्दील हुआ। इस मुद्दे के तहत हम लोग इतने भर का ही भूगोल भी देखेंगे। अगला पॉइंट बेटा इसमें हम लोग का कौन सा होगा? मानव का विकास क्रम। मानव का विकास क्रम, जिसमें बेटा हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस जानते होंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आपका क्या है? आदि पूर्वज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से वर्तमान होमो सेपियंस में तब्दील हुए। इस का हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे। आगे पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें बेटा हमारा जो होगा कि वे कौन लोग थे जिन लोगों ने इस काल से संबंधित साक्ष्यों को जगह जगह खोजा और खोज करके इस टॉपिक को एक विषय के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत किया। तो बेटा इसके तहत हम लोग देखेंगे उद्घाटित करने वाले। उद्घाटित करने वाले। और बेटा अंतिम पॉइंट जो हम लोग लेंगे वो कौन सा होगा? प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, जिसे हम लोग 3 भाग में बांट करके देखेंगे। पूरा पाषाण काल पहला, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, 2 मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और बेटा तीसरा कौन सा है? नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। तो इतने पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इतने पॉइंट्स को अगर हम लोग सही से समझ ले तो हम समझते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही मनोरंजक और बड़ा ही इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर बन जाएगा। और यहाँ से कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, उत्तर दे पाने की स्थिति में रहेंगे। तो आइए हम लोग पहले मुद्दे को लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं इंट्रोडक्शन, अर्थात इसको पहला पॉइंट क्या है? परिचय, इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेटा आप कह सकते हैं कि यह हमारे जीवन का आरंभिक काल, यह हमारे जीवन का कौन सा काल था? आरंभिक काल था। इसी काल में आपका वानर से मानव के रूप में विकास हुआ। अब यहां पर एक मुद्दा आता है चिंतन करने का कि क्या वानर से हम मानव बनते ही मानव की तरह पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, मानव की तरह घर बनाना शुरू कर दिए, मानव की तरह कृषि करना शुरू कर दिए, मानव की तरह जेट विमान उड़ाना शुरू कर दिए, मानव की तरह मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए? अगर आज आपको किसी बंदर की खाल पहना दिया जाए तो क्या आप वानर की तरह आपका स्वभाव हो जाएगा? आप कूदना शुरू कर देंगे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना शुरू कर देंगे? तो जी नहीं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक संरचना थी, स्ट्रक्चर था, वो भले बदला लेकिन विचार बदलने में बहुत लंबा समय लगा होगा। तो अगर बेटा हम आरंभ में चल करके, क्योंकि आरंभिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हम आरंभ में चल करके देखें तो आप कह सकते हैं कि आरंभ में
जैसी सोच इस वानर की रही होगी वैसे ही सोच हमारी आपकी भी रही होगी, हम भी उसी तरीके से सोचते रहे होंगे। और आरंभ में जो आवश्यकता इस वानर की रही होगी वही हमारी आपकी भी रही होगी। अब देखते हैं, थोड़ी आवश्यकता को देख लिया जाए तो वानर की आवश्यकता क्या, तो इसकी आवश्यकता क्या, जो इसकी वही आपकी भी रही होगी। यहां पर भी क्या लिख दिया, तो मैं समझता हूं कि वानर अर्थात एक जानवर, उसकी आवश्यकता बस भोजन और सुरक्षा, इससे ज्यादा कि उसको कोई आवश्यकता नहीं। वो बैंक के बारे में नहीं जानता कि आप पैसा कमा करके ले जाके रखेगा, उसके सामने ढेरों भोजन रख दीजिए, उसमें से वो उतना ही भोजन लेगा जितने में उसकी क्षुधा मिट जाए, बाकी सब छोड़ के चला जाएगा। वही हम आप होंगे, उठा लाएंगे कि फिर बाद में खाएंगे। तो बंदर इससे परिचित नहीं। तो आप कह सकते हैं कि आरंभ में यही आवश्यकता हम लोग की भी रही होगी। अब प्रश्न उठता है कि वानर इस आवश्यकता अर्थात भोजन और सुरक्षा की पूर्ति कैसे करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रकृति ने बेटा हर जीव को, जिसे भी उसने जन्म दिया है, कुछ ना कुछ उसमें विशेष ऐसी कलाएं दे रखा है, विशेष एक्टिविटी दे रखा है, जिसके सहारे वह अपना भोजन भी प्राप्त करता है और अपनी सुरक्षा भी करता है। इसी बात को अगर बेस बना करके हम लोग एक बंदर का अध्ययन करें तो हमें एक ही बात बंदर में दिखाई देती है, जिससे वह अपनी सुरक्षा करता है और भोजन प्राप्त करता है, वो है उसकी फुर्ती। इसी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरे डाल पर कूद कूद करके वो अपना भोजन प्राप्त करता है और अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा भी करता है। अगर कोई शेर इसे दौड़ा ले तो पता चला कूद के पेड़ पे चढ़ गया, अगर शेर भी पेड़ पे चढ़ जाए तो कूद के दूसरे पेड़ पे चला जाएगा। बहुत मुश्किल है कि शेर इसका शिकार कर पाए, हालांकि कभी कभी फंस जाते हैं। अगर अब इसी को अगर हम आप पर लागू करें कि जब आपकी शारीरिक संरचना बदल गई तो क्या यह फुर्ती आप में रही, तो मैं तो समझता हूं कि नहीं रही। अब आप बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर कूदकर भोजन नहीं पा सकते, और उस तरह जैसे बंदर को शेर ने दौड़ाया था, वही शेर अगर आपको दौड़ा ले तो आप, हो सकता है आप भी एक पेड़ पे चढ़ जाएं। लेकिन अगर कहीं बंदर जिस पेड़ पर आप चढ़े उस पर चढ़ गया, अब आप क्या करेंगे? क्या बंदर की तरह कूद करके दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जा पाएंगे। कूदना कूद सकते हैं, ऐसा नहीं है, कूदना कोई कहीं से भी कूद जाए, आप भी कूद सकते हैं, लेकिन दूसरे पेड़ पर नहीं पहुंचेंगे, पहले नीचे गिरेंगे, पैर हाथ पैर टूटेगा, फिर शेर पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आपकी शारीरिक संरचना बदल गई, अब वो फुर्ती आप में नहीं रही, तो क्या अब इसके बगैर आपको रहना पड़ेगा, भोजन और सुरक्षा के बगैर? क्योंकि इसका तो जो साधन था वो आप में रहा नहीं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो आपको ये तो चाहिए ही, भोजन भी चाहिए और सुरक्षा भी। अब इसकी आपूर्ति आप कैसे करेंगे? तो बेटा इसकी आपूर्ति के लिए आपने अपने सबसे शक्तिशाली मशीन का प्रयोग करना शुरू किया, जिसका नाम है ब्रेन, मस्तिष्क। इसका आपने प्रयोग करना शुरू किया और इस मस्तिष्क ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया कि वानर तो डमरू पर
नाचता ही है। अगर विश्व का विशालकाय जीव डायनासोर भी होता तो इसके भी नाक में नकेल डालकर मनुष्य अपने दरवाजे पर बांधकर अपने हिसाब से इसको जीने को मजबूर कर दिया होता। इसी ब्रेन की ताकत है कि आज दुनिया मुट्ठी में, एक मोबाइल से हम दुनिया में कहीं से भी जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इतनी सारी विस्फोटक सामग्रियां हमने आज बना लिए हैं कि अगर एक बार फोड़ दें तो पृथ्वी जैसा ग्रह न जाने कितनी बार नष्ट हो जाए। ये सारी शक्ति आपको कहां से मिली है? इस मशीन से, ब्रेन से। तो बेटा इस टॉपिक में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। इसे और थोड़ा सा देखते हैं कि और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, क्लियर हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि यह बेटा आपके जीवन का वह काल है जिस काल में आपको किसी, या एक लाइन में लिख लीजिए, कोई जानकारी नहीं। जिस काल में आपको कोई जानकारी नहीं, जैसे उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे न तो पशुपालन का, आपको ये नहीं पता था कि पशुओं को पालकर पशुओं के पूरे जीवन काल तक उससे तरह तरह के हम साधन प्राप्त कर सकते हैं, भोजन, दूध, दही, घी, मक्खन प्राप्त कर सकते हैं, हल जोत सकते हैं। सब की जानकारी हमको नहीं थी। तो इस पशु का केवल हम इतना ही जानते थे इस्तेमाल कि इसका शिकार, हंटिंग, इसका शिकार करके खाना जानते थे, अर्थात केवल एक बार ही इसका हम प्रयोग करना जानते थे, अर्थात पशु के बारे में केवल हम शिकार करना जानते थे। अगला पॉइंट अगर बेटा हम बात करें तो न तो कृषि का, हमें अपने से कोई फसल उगाना नहीं आता था। तो इस काल में हम क्या खाते थे? तो आप कह सकते हैं कि बेटा इस काल में प्रकृति द्वारा, मस्ती से समझे, प्रकृति द्वारा प्रदत्त दिए गए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जैसे फल, फूल, कंद, मूल, साग सब्जी भी लिख दें, लिख मत दीजिएगा, वह कृषि फसल है। तो बेटा यह वो फसल है जिसको आप उगा कर नहीं, प्रकृति के द्वारा भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। तो इन्हीं को आप खाना जानते थे। और आगे बढ़ें तो आप कह सकते हैं कि इस काल में आपको न तो आवास बनाने का ज्ञान था, तो कहां रहते थे? तो यही प्रकृति द्वारा प्रदत्त बनाए गए गुफाओं, कंदराओं, जो तरह तरह के जंतुओं के घर होते थे, आवास होते थे, आपने अपने शक्ति से उनके घर को छीन लिए, उनमें रहना आपने शुरू कर दिया। और अगर हम बात करें तो न तो औजार, उपकरण आपको बनाना आता था, तो कैसे औजार उपकरण आप प्रयोग करते थे? वही बात है बेटा कि जो आप पीछे देखे हैं वही प्रकृति द्वारा निर्मित। तो प्रकृति के औजार कैसे होते हैं? तो आप देखे होंगे कि
पानी के बहाव से पत्थर के टुकड़े कट कट करके कई सारी आकृतियों में ढल जाती। इसको हम लोग आगे मुद्दा बना के पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर बस थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित जैसे चापर, चापिंग, पेबुल, चापर, चापिंग, पेबुल उपकरण, ये सब आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या होता था। तो अभी बस इतना ही देख लें। चापर, चापिंग, पेबुल का प्रयोग करते थे। और अगर हम बात करें तो बेटा ना तो हमें इस काल में लिखना पढ़ना, तो आप कह सकते हैं कि यह काल आपका कैसा रहा होगा लिखने पढ़ने। तो एक बात, यहां से कोई लिखित साक्ष्य भी संभव नहीं। और अनपढ़ को क्या कह सकते हैं आप? तो आप कह सकते हैं कि बर्बर, असभ्य, खाना बदोश। ये स्थिति आपके इस काल में थी। किसी भी चीज की आपको कोई जानकारी नहीं थी। एक शब्द में अगर बात कहें तो आप कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे। अब बेटा इसी से वो दोनों बातें जो हमने पहले मुद्दे में लिया था कि इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं या इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये दोनों परिभाषाएं यहां से निकाली जा सकती है। तो चलिए मेरे साथ आप भी निकालिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि मानव के विकास का वह आरंभिक काल जिस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित जीवन जीता था, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन, फल फूल कंद मूल को खाता था, प्रकृति द्वारा निर्मित आवास गुफाओं कंदराओं में रहता था, प्रकृति की शिल्पकारिता द्वारा निर्मित औजार उपकरण का प्रयोग करता था, अर्थात पूरी तरीके से बर्बर, असभ्य, खाना बदोश जीवन जीता था। इसी काल को क्या कहते हैं? मानव का आरंभिक काल या प्रागैतिहासिक काल। तो मुझे लगता है कि समझ में आई होगी परिभाषा। इसी को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अब इसे दूसरा नाम क्या दिया गया? पाषाण काल। तो बेटा आप यहां से इसको भी समझ सकते हैं कि इस काल के जो औजार उपकरण थे वो प्रायः किसके होते थे? पत्थरों के। इसीलिए इसे पत्थरों का काल या स्टोन एज या पाषाण काल भी कहा जाता है। तो आपके पास दोनों ही परिभाषा आ चुकी है। आसानी से जब कोई बताए तो आप इस बात को बता सकते हैं। अब मुद्दा इसमें आगे बढ़ा जाए तो मुद्दा यह है बेटा कि ध्यान रखिएगा, जो मैं ये बीच के मुद्दे लेता हूं अगर वो आप समझ गए तो कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और आप उसे आसानी से समझते चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब प्रश्न है, चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं कि अब प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब प्रश्न है कि इस काल के अध्ययन की शुरुआत कहां से की जाए? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और इतना जान जाने के बाद अपने से आप खुद अगले मुद्दे से जुड़ जाते हैं। तो यह है प्रश्न कि इस काल के अध्ययन की शुरुआत हम कहां से करें। तो जाहिर सी बात है, लिखिए मैं वैसे ही लिख भी दे रहा हूं, जाहिर सी बात है
कि जाहिर सी बात है कि इसके अध्ययन की शुरुआत मानव जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। तो अब जरा अपने चार्ट में आप देख लें कि यही दूसरा पॉइंट है क्या, चर्चा का जो दूसरा मुद्दा हमने आपको चार्ट में लिखाया है। तो आप देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि यही बेटा आपका अगला मुद्दा है। तो अगला मुद्दा हमारा क्या है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ह्यूमन लाइफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये हमारा अगला मुद्दा हो जाएगा। इसमें हमने बताया कि हम लोग को क्या देखना है कि मानव का विकास कैसे, कहां और कब, इसी बात को इसमें देखना है। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आपके समझ में आएगा। मानव जीवन उत्पत्ति एवं विकास, ह्यूमन लाइफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो अगर बात हम करें बेटा, तो इसके तहत हम लोग को देखना है। तो अगर हम बात करें मानव के उद्भव से जुड़ा जो प्रश्न है कि मानव का उद्भव कैसे, कहां और कब हुआ, तो इसके लिए ढेरों मान्यताएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन बेटा सभी मान्यताएं तर्कों के सामने, जब उनको तर्कों पर रख करके जांचा जाता है, तो तर्कों के सामने बौने सब पूरी तरीके से यह प्रमाण या जो तर्क हैं वो अपनी बात को पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाते। फिर भी अगर हम बात करें पौराणिक साहित्यों से इतर, समझा रहा हूं, मैंने लिखा कि पौराणिक साहित्य अर्थात जो धर्म से जुड़ा है, जिसमें माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति विराट पुरुष ब्रह्म से हुई है, तो उससे अलग की बात की जा रही है। वही मैंने लिखा पौराणिक लीजेंडरी लिटरेचर से अलग आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर समझ ले, तो हमने कहा कि मानव के उद्भव से जो जुड़ा प्रश्न है कि कैसे इसका उद्भव हुआ, कहां हुआ और कब हुआ। ध्यान रखिए, केवल इतना पढ़ लेने से यह पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बस इसी पर पहले सवाल के उत्तर को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हुआ। तो मैंने बताया
कि इसके लिए ढेरों मान्यताएं दी गई हैं, लेकिन अगर इन मान्यताओं में जो बातें कही गई हैं उनको हम जब तर्क पर रख करके उनकी जांच करते हैं, उनको परीक्षण करते हैं, तो सभी की सभी बातें बौनी सिद्ध होती नजर आती। किसी बात से पूरी तार्किक तरीके से कोई बात प्रमाणित नहीं होती। इसी को हमने आगे बढ़ाया कि पौराणिक साहित्यों से इतर, अर्थात पौराणिक साहित्यों को अगर हटा दिया जाए तो आधुनिक विद्वानों की मान्यता है। क्या मान्यता है? आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि पृथ्वी पर, आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि पृथ्वी पर जीव का विकास, पृथ्वी पर जीव का विकास रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप स्वयं एक जीव तत्व अस्तित्व में आया। तो बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया कि पौराणिक, फिर से मैं जोड़ रहा हूं आपको, तो आप देखें कि कैसे इसका उद्भव हुआ। ढेरों मान्यताएं, लेकिन सभी अभी तक तर्कों के सामने बौनी सिद्ध हुई हैं। यदि पौराणिक साहित्यों से इतर की बात की जाए तो आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता है कि पृथ्वी पर जीव का विकास, यहां से कंफ्यूज नहीं, जीव पहले मनुष्य भी एक जीव है, तो जीव का विकास कैसे हुआ? रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप स्वयं एक जीव तत्व अस्तित्व में आया, जिसे, इस जीव तत्व को क्या नाम दिया गया? जिसे प्रोटोप्लाज्म, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा गया। यही प्रोटोप्लाज्म ही सभी जीवों का मूल तत्व है, अर्थात सभी जीवों का जो मूल स्रोत है, मूल जो तत्व है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन इस प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संगठन इतना जटिल कि अभी तक इसका विश्लेषण नहीं हो पाया है। तो अब हम बताएं कि आप बताएंगे कैसे हुआ जीवन का विकास। तो जब यही नहीं पता कि इसका प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक संगठन कैसा है, तो क्या लगता है कि अपने आप पता चला है कि इसलिए अभी तक जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा प्रश्न अनुत्तरित है, अर्थात एक बूझ पहेली, एक मिस्ट्री, अभी भी यह एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो अगर बेटा अब आपसे बात की जाए कि जीव का विकास कैसे हुआ है, तो आपको
यही बताना है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अभी हम कह सकते हैं कि जीवों का विकास वह अभी तक इसका कोई एक उत्तर नहीं निकल पाया है, अर्थात एक सहमति नहीं बन पाई है, अर्थात इससे जुड़ा जो प्रश्न है वह अभी तक रहस्य बना हुआ है। तो देखें जरा, आपको फिर से मैं जोड़ रहा हूं कि जो आपने सवाल लिए थे कि मानव का उद्भव अर्थात जीव का उद्भव कैसे हुआ है, तो यह अभी तक इसका जवाब नहीं है, अर्थात यह क्या बना हुआ अभी तक एक पहेली बना हुआ है, मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरे की तरफ चला जाए तो यह तो भाई बात क्लियर है ना कि जीव है, यह तो क्लियर है, भले कैसे आया ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तो कंफर्म है ना कि जीव है। तो अब अगला प्रश्न है कि इस जीव का बेटा अगला प्रश्न है कि इस जीव का, जिसे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जीव का जन्म कहां हुआ, ये तो जान लिया जाए। कहां हुआ मतलब जल, स्थल की वायु, इसका जन्म कहां हुआ ये तो जान लिया जाए। तो इसके बारे में क्या मान्यता है? तो बेटा माना जाता है, इसका उत्तर देखते हैं कि सामान्यतः मान्यता है कि, जो माना जाता है सामान्यतः मान्यता है कि छिछले जल जल के सूर्य से प्रकाशित क्षेत्र में स्वयं एक पूर्ण जीवकोश, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। क्या बात कही जा रही है कि सामान्यतः मान्यता है कि छिछले जल अर्थात जहां पानी कम हो, अर्थात आप कह सकते हैं बेटा कि जहां आपको क्या दिख रहा है, जल भी दिख रहा है, स्थल भी है और वायु भी है और सूर्य भी है, और इन चारों में से किसी एक को हटा करके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा ही क्षेत्र बन रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जीव मंडल जो जल, स्थल, वायु तीनों से मिलकर के बना होता है और बिना सूर्य के फोटोसिंथेसिस, अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो छिछले जल वाला था, जहां आप देख रहे हैं जल भी है, स्थल भी है, वायु भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ऐसे ही क्षेत्र में स्वयं एक पूर्ण जीव कोश अर्थात सेल वाले प्राणी का जन्म हुआ, जिसे प्रोटोजोआ हम कहते हैं।
तो यूनिसेलर अर्थात आप कह सकते हैं ऐसे जल, ऐसे क्षेत्र जो छिछले जल वाला था और जहां सूर्य का प्रकाश भी रहता था, ऐसे क्षेत्र में स्वयं एक पूर्ण जीव कोष अर्थात सेल वाले जीव या प्राणी का जन्म हुआ। कालांतर में टाइम लैप्स, कालांतर में बाह्य परिस्थितियों कालांतर में बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस जो यूनिसेलर था इसकी संरचना में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ। चुनौती, आवश्यकता खोज की क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है। तो बेटा यह जीव ऐसे क्षेत्र में अस्तित्व में आया और कैसे आया हमने पहले ही बताया कि उसका उत्तर पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि नहीं क्लियर है। तो इस तरीके से लेकिन आया, ये कंफर्म है। और उसे क्या नाम दिया गया कि पूर्ण जीव कोष अर्थात सेल। और जैसे जैसे बाह्य परिस्थितियां बदली इस जीव की संरचना में भी क्या हुआ, बदला हुआ। तो बेटा आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव हुआ, एक कोशीय जीव या सेल, जिसे क्या कह सकते हैं, यूनी सेलुलर जीव बहु कोशीय मल्टी सेलुलर बहुकोशीय जीव में तब्दील हुआ। तब्दील हुआ अर्थात आप कह सकते हैं कि इन्हीं बाह्य परिस्थितियों का परिणाम था कि जो प्रोटो जोआ था वो मेटा जोआ में क्या हुआ, तब्दील हुआ। और बेटा जीव के विकास के, जीवों के या जीव के विकास के इस सिद्धांत को प्राणी शास्त्र में जूलॉजी में विकासवाद इवोल्यूशनिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे लैमार्क, डार्विन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जीव का विकास कैसे हुआ, अभी तक मिस्ट्री हुई है, मिस्ट्री बनी हुई है। कहाँ हुआ ये अब क्लियर हो गया। इसको हम अब बता सकते हैं कि जीवों का विकास कहाँ हुआ। तो आपने देखा कि ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र में जो छिछला जल वाला क्षेत्र था, जहां आप देख रहे हैं कि सूर्य का
प्रकाश भी उपलब्ध था। और ऐसे ही सेल में बेटा आपको दिख रहा है कि एक पूर्ण जीव वाले प्राणी अर्थात यूनिसेलर जीव का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जैसे जैसे कालांतर में परिस्थितियां बदली, नई नई चुनौतियां आई, इस सेल के जीवन को नई नई चुनौतियां मिली, उसे अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए अपने संरचना को बदलने की चुनौती मिली, वैसे वैसे अपनी संरचना में बदलाव किया। और इसी का परिणाम है कि आपने देखा कि जो यूनिसेलर था उससे मल्टी सेलुलर अर्थात प्रोटोजोआ से मेटाजोआ का क्या हुआ, विकास हुआ। और जीवों के विकास के इस सिद्धांत को प्राणी शास्त्र में, जूलॉजी में विकासवाद या आप कह सकते हैं जिसे लैमार्क या डार्विन जैसे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से क्या किया, परिभाषित किया। अगला सवाल बेटा इसमें क्या है, अगला सवाल रह गया वो क्या कि मानव का विकास कब हुआ। तो एक सवाल हम लोगों ने कैसे हुआ इसके बारे में उत्तर हम लोगों ने देखा कि यह अभी भी अबूझ पहेली है। और कहाँ हुआ, तो इसका जवाब हम लोगों के पास है कि ऐसा क्षेत्र जो छिछला जल वाला था, जहां सूर्य का प्रकाश उपलब्ध था, ऐसे क्षेत्र में हुआ। तो इसका उत्तर तो मिल गया। अब अगला सवाल है कि कब हुआ। तो इसका उत्तर बेटा जब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि मानव जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए आंशिक रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन, उसी में इसका सवाल हमको मिलेगा, जो अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतने तक ही बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट की बातें अगली क्लास में होंगी। तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,